हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योतिका। इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डीबीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ठीक है। इस वीडियो का पर्पस ये है ताकि आप एप्टीट्यूड को थोड़ा सा नोन हो सको, उसके लिए फेमिलियर हो सको, क्योंकि आपको पता है कि एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छी रैंक हासिल करनी है अपने एग्जाम में तो आप एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर है तो आपको एक आइडिया होगा कि एप्टीट्यूड बहुत बेसिक पूछा जाता है एग्जाम्स में। और जो जिस तरह के एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं, यानी कि वो जो लॉजिक होता है या एक पैटर्न वाला है जो आप बोल दो वो सब रिपीट होता है। ठीक है। तो अगर आप एक बार अप्रोच सीख गए कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को डील करना है तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगी। ये क्वेश्चंस को हम सीखेंगे, जानेंगे, सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगी वो भी आपको ध्यान रखना है, अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में किसी तरह का ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सको। तो हो सकता है कि इसके अलावा भी आपको एप्टीट्यूड की और वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी यूजफुल हो रही होंगी, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना एप्टीट्यूड वाला पोर्शन शुरू करते हैं। आप भी पेन और कॉपी के लेकर बैठिए और मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ अगर मैं कोई अप्रोच, कोई ट्रिक या कोई टिप्स बताती हूँ, कोई फॉर्मूला बताती हूँ तो वो भी आपको साथ ही साथ नोट डाउन करना है। ठीक है। ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप सिर्फ एक बार वो नोटबुक को देखो और आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि कितने बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन कोई पहली बार नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। सिर्फ मॉडिफिकेशंस होते हैं और बाकी जो अप्रोच होता है, जो सिमिलैरिटी है वो सेम रहती है। ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। बाद में हमें कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 workers working for 9 hours a day complete a piece of work in 20 days। ठीक है। क्या बोल रहा है कि 10 वर्कर्स हैं। ठीक है। ये 9 आवर्स काम करते हैं एक दिन में और तब जाके एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करते हैं 20 डेज के लिए, 20 डेज में। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 15 वर्कर वर्किंग फॉर 12 आवर्स कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर 15 वर्कर्स हो जाए, अगर 15 वर्कर्स हो जाए और वो 12 आवर्स तक काम करें तो वो कितने दिन में यही सेम पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेज फाइंड आउट करना है। ठीक है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अपने लेवल के हिसाब से सिंप्लीफाइड करके आपको लिखना है, ताकि आपको क्लियरिटी हो सके कि क्या गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक इजी फॉर्मूला है। क्या है कि पहले आपको देखना है नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर मैं W लिख दूं, नंबर ऑफ डेज को D लिख देती हूँ और नंबर ऑफ आवर्स को H लिख देती हूँ, है ना। और यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला बना लेते हैं WDH इक्वल टू WDH। तो यहाँ पर इसको मैं 1 1 1 और यहाँ पर ये 2 2 और 2 कर देते हैं। तो W1 क्या हो गया? 10 वर्कर्स। तो 10 इंटू D1 क्या हो गया? D1 हो गया आपका डेज, यानी 20 डेज, इंटू आवर्स कितने हो गए? 9 आवर्स। W2 आपका आ गया 15 वर्कर्स और डेज, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया D2 और H2 क्या हो गया आपका? 12 आवर्स। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपको इधर शिफ्ट कर ली, यानी सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। तो आप जब ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट करोगे तो 10 इंटू 20 इंटू 19, सॉरी 9 अपॉन 15 इंटू 12 और ये रहा D2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको D2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10। तो यानी कि आपके पास D2 जो निकल के आ गया वो क्या हो गया? 10 डेज निकल के आ गया। तो यानी कि 15 वर्कर्स अगर 12 आवर्स
काम करते हैं हर दिन, तो वो 10 दिन में सेम पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 10 डेज। ठीक है, इजी था ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन और भी इजी है, और आपको मालूम है कि इस तरीके के फिगर बेस्ड क्वेश्चन कितने बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगी। एक तरीका जो हम सब यूज करते हैं, और दूसरा जिससे आपके थोड़ा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो पहला तरीका देख लेते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को इस स्क्वायर में फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या क्या देखोगे? एक ये बड़ा सा ट्राइंगल हो गया, 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, नेक्स्ट और कौन कहाँ से ट्राइंगल आ सकता है? तो यहाँ पर देखिए कहाँ से आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये एक बिग ट्राइंगल हो सकता है 1, और ये दूसरा। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस, सिमिलरली यहाँ पर भी हो सकता है, ये 1 हो गया और ये वाला ट्राइंगल हो गया दूसरा, तो ये हो गया 2। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 12 13 14 15 16। तो आपके पास ये 16 ट्राइंगल आ गए यहाँ पर। अब उसके बाद ये बाहर वाला जो ट्राइंगल है इसको देख लेते हैं। तो एक ये ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये, और तीसरा ये बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया प्लस। अब इसके अलावा और कौन से ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो देखिए, क्या एक ट्राइंगल ये बन सकता है 1, और दूसरा ट्राइंगल ये, तो ये हो गया 2। टोटल करेंगे तो 5। 16 और 5 को प्लस कर दिया दीजिए, तो 16 प्लस 5 इक्वल टू 21। तो आपके पास क्या राइट आंसर 21 निकल के आ गया। ठीक है, तो 21 ट्राइंगल्स आपको मिल जाते हैं। अब ये हो गया एक, ये अप्रोच तो आपको सबको मालूम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊं कि जैसे क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है जिससे कि आपका टाइम सेव होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज को करने के लिए कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए 8 और इसको डबल कर दीजिए इंटू 2। तो ये कितना हो गया? 16। 8 इंटू 2 16, ये 16 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फिर उसके बाद बड़े वाले इस वाले ट्राइंगल पे जाइए, तो ये हो गया 1, ये 2, ये दिस इज 3 4 एंड दिस इज 5। तो कितना हो गया? 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो आपके पास आ गया 16 प्लस 5, और 16 प्लस 5 को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस मेथड से क्या हो गया, आपको इजी हो गया, सॉल्व करना आसान हो गया, आपको हर एक 10 ट्राइंगल को नहीं देखना पड़ा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर लीजिए, जैसा भी आपके पास टाइम है और जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो उस अप्रोच को फॉलो करिए। बट इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन अ रो ऑफ बॉयज, A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position. Okay, तो क्या बोल रहा है कि एक रो है, पूरी बॉयज की एक रो है। ठीक है, इस रो में क्या है, इसको मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, अब ये लेफ्ट टू राइट में बोला है कि जब हम लेफ्ट से जाते हैं तो 10th पोजीशन पे, मान लीजिए ये 10th पोजीशन है, उस 10th पोजीशन पे ए प्रेजेंट है। ठीक है, इस 10th पोजीशन में ए प्रेजेंट है फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, और बी जो है वो राइट से 9th पोजीशन पे प्रेजेंट है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको 9th पोजीशन कंसिडर करते हो फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पे बी प्रेजेंट है। 9th पोजीशन में कौन प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। अब इन्होंने क्या बोला कि ए और बी इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, यानी कि ए की जगह पर बी आ गया और यहाँ पे बी की जगह पर ए आ गया, और इन्होंने इंटरचेंज कर लिया अपनी पोजीशन। जैसे ये इंटरचेंज कर लेते हैं, तो अब जो ए है वो अगर हम उसको लेफ्ट से देखेंगे तो वो 15th पोजीशन में पहुंच चुका है। यानी कि लेफ्ट से ए अब यहाँ पर क्या है? 15th पोजीशन पे आ चुका है। अब पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की रो में कितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट है,
उनका नंबर आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे जो आपके लिए इजी होगा। देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट से ए जो है 10th पोजीशन पे प्रेजेंट है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे 9 लोग प्रेजेंट है, यानी या इस 10th के पहले 9 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बी यहाँ पे 9th पोजीशन में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 8 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब हमने इनको इंटरचेंज किया तो ए जब बी की पोजीशन में आया तो वो 15th पोजीशन पे आ गए, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे कितने 14 लोग है ना। अगर आप 15 के लेफ्ट में जाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 14 लोग प्रेजेंट है, और आपको मालूम है कि यहाँ तो ऑलरेडी आपको पता है कि 8 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 14 प्लस 8 कर दीजिए, तो ये हो गया 14 और प्लस 8 करिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 14 और 8 करने पे जो आपका टोटल आंसर निकल के आएगा वो होगा 22। पर आपने इस ए की तो मतलब इस ए को तो अकाउंट ही नहीं किया, तो ये 14, ये 18 और ए को भी तो आपको काउंट करना है, तो इस ए को काउंट कर लीजिए, तो टोटल कितना आ गया 23। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की रो में पूरे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने 23 प्रेजेंट है, ठीक है। था ना ये सिंपल सा क्वेश्चन। बस आपको क्या है इस तरीके से सिंप्लीफाइड करना है ताकि समझ में आए कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक स्टेप बढ़ोगे ना तो आप राइट आंसर तक पहुंच ही जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी कितना टफ लग रहा है ना, लेकिन मैं आपको कोई भी कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। और आपको भी पता है, अगर आपने अब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन CSIR में भी कितना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पीड और टाइम का तो आता है। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है, तो आप मेरी बात मानिए और सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद करिए, वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर इसको मैं डी और इसको इस तरीके से टी और ये एस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। सिर्फ आपको इस तरह का ये फॉर्मूला याद करना है, तो सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करिए और देखिए मैं आपके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन 8 आवर्स फ्रॉम अ गुड ट्रेन लीव दैट स्टेशन, ओके। तो अब आपको क्या समझना है कि मान लीजिए कोई स्टेशन है, हम उसको नाम दे देते हैं ए स्टेशन, ठीक है। इस ए स्टेशन से जो है वंदे भारत जो है रन हो रही है, ठीक है। वंदे भारत क्या हो रही है, रन हो रही है। मान लीजिए कि ये वंदे भारत जो है वो ए स्टेशन से रन हो रही है और उसकी स्पीड क्या है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम a स्टेशन 8 hours आफ्टर अ गुड ट्रेन लीव्स दैट स्टेशन, मतलब एक और ट्रेन है जिसका नाम है गुड गुड ट्रेन, ठीक है। अब गुड ट्रेन क्या है कि यहाँ से इसी स्टेशन से ये भी गए और इसके 8 घंटे बाद वंदे भारत जो है शुरू हुई। मतलब क्या है कि गुड ट्रेन जो है वो ए वाले स्टेशन से निकल चुकी है और इसके 8 घंटे बाद ये जो है गुड स्टेशन मान लीजिए 8 घंटे में यहाँ कहीं पहुंची है, ठीक है। और जब वो यहाँ कहीं 8 आवर्स के बाद पहुंच गई है तब जाके वंदे भारत स्टार्ट हो रही है, और उसकी स्पीड आपको यहाँ पे मेंशन किया गया कि अब वंदे भारत स्टार्ट हो रही है 8 आवर्स के बाद, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि वंदे भारत ओवरटेक्स द गुड ट्रेन आफ्टर 4 आवर्स, यानी 4 घंटे बाद यहाँ पे इसने 4 घंटे और ट्रेवल किया, 4 आवर्स इसने और ट्रेवल किया। और जब 4 आवर्स ट्रेवल करके गुड ट्रेन यहाँ पहुंची, मान लीजिए यहाँ पे किसी भी स्टेशन का नाम दे दीजिए, मान लीजिए बी स्टेशन में पहुंची, तब जाके वंदे भारत ने क्या किया, 4 घंटे में इसको ओवरटेक कर लिया, मतलब यहाँ से वो यहाँ पर पहुंच गई कितने 4 घंटे बाद। तो इसने कितना 4 घंटे ट्रेवल किया, यानी वंदे भारत ने 4 घंटे ट्रेवल किया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और वो स्टेशन बी पे पहुंच गए। और यहाँ पर स्टेशन बी में पहुंचने के लिए गुड ट्रेन को कितना टाइम लगा, 8 + 12 इक्वल टू टोटल 12 आवर्स लग गए। ये बात आप समझ रहे हो ना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन, अब आपको गुड ट्रेन की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लॉजिक समझिए कि यहाँ पे अगर मैं गुड ट्रेन की बात करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं गुड ट्रेन की बात करती हूँ, तो इसका स्पीड
और स्पीड कितना है, इसका स्पीड आपको नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, ठीक है, स्पीड ही हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं वंदे भारत की बात करती हूँ। तो वंदे भारत का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम देखूं तो स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है आपको नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन टाइम कितना है 4 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने 4 आवर्स मेंशन कर दिया। तो आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 120 इंटू 4। 120 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 480। 480 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, 480 किलोमीटर। मतलब बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, 480 किलोमीटर। पर आप ये चीज देखिए कि जो 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस इसका इतना है, डिस्टेंस इसका इतना है, मतलब दोनों का डिस्टेंस कितना है, सेम है। यानी 480 किलोमीटर ये स्टेशन से निकल के यहाँ पर आने में डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे वंदे भारत हो, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। अब जब ये पता चल गया तो क्या आप डिस्टेंस की मदद से ये निकाल सकते हो स्पीड। तो अब यहाँ पे गुड ट्रेन का देखिए, गुड ट्रेन का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो आपको निकालनी ही है, और डिस्टेंस आपका कितना है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। और टाइम आपको दिया है, टाइम कितना है, टोटल 12 आवर्स, क्योंकि 12 घंटे में गुड ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक पहुंची है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख देती हूँ, 12 आवर्स लिख देती हूँ। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यानी कि आपका राइट आंसर सेकेंड निकल गया। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। सिंपल सा, कुछ हमको ज्यादा नहीं तामझाम करना पड़ा, सिर्फ क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाइड करके इस फॉर्मूला की हेल्प से हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। सिंपल सिंपल था, बहुत सिंपल था। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि ये छोटा सा फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आंसर जो है 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड होता है, स्पीड का जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर आवर में लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस की बात करो तो यहाँ पे किलोमीटर बस आ जाएगा या फिर मीटर आ जाएगा। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम आपका आवर्स में आ सकता है, मिनट में आ सकता है या सेकंड में आ सकता है, ठीक है। तो इनका ये रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी कितना फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप एग्री करते हो ना, और कितने सिंपल तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए, उतना ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी मैं आपसे सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीता एंड गीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 12 डेज। मतलब सीता है और गीता दोनों साथ में मिलके एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करती है 12 डेज में, ठीक है। इफ गीता इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन सीता। अब यहाँ पे क्या है कि ये बोल रहे हैं कि गीता जो है, गीता जो है सीता से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है। मतलब जिस काम को काम करने में, जिस काम को कंप्लीट करने में गीता को एक्स टाइम लगता है, मान लीजिए कि एक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स टाइम लगता है, उससे 3 गुना ज्यादा सीता को टाइम लगता है, और तब जाके सीता उस काम को कंप्लीट कर पाती है। मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो ज्यादा स्पीड से काम कर पा रहा है, जिसके पास एबिलिटी ज्यादा है काम करने को, ठीक है, एफिशिएंट ज्यादा है। तो जिस स्पीड से, यानी कि जितने टाइम लेकर गीता काम कर रही है, उससे 3 गुना ज्यादा टाइम सीता को लग रहा है। मतलब गीता अगर किसी काम को 10 दिन में कर रही है, तो सीता को वही काम करने में 30 दिन लग रहा है, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल सीता टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। तो अब इन्होंने पूछा है कि सीता को कितने दिन लगेंगे इसी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आपको आगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को फाइंड आउट करना है फॉर सीता, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। इसको करना एकदम आसान है। देखिए, गीता को टाइम लग रहा है कितना, 1/x टाइम लग रहा है, ठीक है। और सीता को टाइम लग रहा है आपका 1/3x, ठीक है। और जब दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, 1/12 डेज लगता है, ठीक है। अब बस ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो कैसे आ जाता है, ये आ जाता है 3x, और यहाँ पर आ गया 3 + 1
इक्वल टू 1/12, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/3x इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पर इसको बस आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो 4 इंटू 12 और ये हो गया 3x। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 4 इंटू 12/3 कर दीजिए, तो 3 4 जा एंड 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 16 यानी x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई है, 16 निकल के आ गई। तो जब हमने x की वैल्यू को 16 निकाला यानी 16 डेज, तो ये x की वैल्यू किसकी थी, गीता की, यानी गीता को एक पीस ऑफ वर्क करने के लिए 16 डेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अब सीता को कितना टाइम लगेगा, तो सीता का टाइम निकालने के लिए, सीता के दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू एक्स, एक्स की जो वैल्यू है उससे आपको इंटू करना पड़ेगा और आपके पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं सीता के लिए ऐसा कर सकती हूँ कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 16, तो 3 इंटू 16 करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 16 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 48 डेज। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 48 डेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, सीता का ही तो टाइम पूछा था, और सीता का टाइम कितना आ गया, 48 डेज। तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल के आ गया वो आपका हो गया 48 डेज। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपको पता है, इसी तरह के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपके सामने बार बार प्रेजेंट किया जाता है, मतलब आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो क्या अगर आप ये अप्रोच को याद कर लोगे, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, अब ये क्वेश्चन भी कितना आसान है, ठीक है, इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, केशव एंड कुणाल आर गुड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक केशव को लिख लेती हूँ और एक कुणाल को लिख लेती हूँ। ठीक है, केशव और कुणाल दोनों ही किसमें अच्छे हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री में। तो ये अच्छा है मैथ्स में और केमिस्ट्री में, कुणाल भी किसमें, मैथ्स में अच्छा है और केमिस्ट्री में भी अच्छा है। ठीक है, सुमित एंड केशव आर गुड इन मैथ्स एंड बायोलॉजी। अब एक नया मेंबर आया सुमित, सुमित किसमें अच्छा है, ये अच्छा है मैथ्स में एंड बायोलॉजी में। ठीक है, मैथ्स और बायोलॉजी में। साथ ही साथ क्या है, केशव भी किसमें अच्छा है, मैथ्स और बायोलॉजी में। तो केशव में मैथ्स हमने ऑलरेडी लिखा है, बायोलॉजी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विनीत एंड कुणाल, कौन एक नया मेंबर आया, विनीत। विनीत और कुणाल किसमें, क्रिकेट में अच्छे हैं और केमिस्ट्री में। तो ये किसमें अच्छा है, क्रिकेट में एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, और कुणाल भी क्रिकेट में भी अच्छा है और केमिस्ट्री में भी। तो क्रिकेट लिख दिया मैंने और केमिस्ट्री ऑलरेडी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुमित, विनीत एंड रोहित। एक सेकेंड, अब एक नया मेंबर आ गया रोहित। ये सब किसमें अच्छे हैं, फुटबॉल और बायोलॉजी में। किसमें अच्छे हैं, फुटबॉल एंड बायोलॉजी, राइट। तो रोहित की बात हो गई। अब विनीत, विनीत भी फुटबॉल और बायोलॉजी में अच्छा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि विनीत भी किसमें, फुटबॉल में अच्छा है और बायोलॉजी में, दोनों में अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा सुमित, सुमित भी फुटबॉल और बायोलॉजी में अच्छा है, तो मैं यहाँ पे फुटबॉल लिख देती हूँ। अब बायोलॉजी ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु इज गुड इन बायोलॉजी, क्रिकेट, केमिस्ट्री एंड फुटबॉल। इन चारों में कौन जो है अच्छा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, अब आप देख के भी बता सकते हो। तो देखिए, केशव जो है मैथ्स में अच्छा है, पर यहाँ पे मैथ्स तो पूछ ही नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। कुणाल मैथ्स में अच्छा है, अगेन मैथ्स नहीं पूछ रहा है। सुमित मैथ्स में अच्छा है, ये मैथ्स के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। तो बायोलॉजी में कौन अच्छा है, विनीत, विनीत बायोलॉजी में अच्छा है। ठीक है, क्रिकेट में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है, तो ये रही केमिस्ट्री। फुटबॉल में अच्छा है, तो ये हो गया फुटबॉल। ठीक है, तो विनीत ही है जो चारों सब्जेक्ट में, चारों ही टॉपिक्स में अच्छा है। ठीक है, और रोहित की बात करें तो वो सिर्फ बायोलॉजी और फुटबॉल में अच्छा है, और हमको चारों चाहिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, विनीत। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आपके अपने सामने पुट करना है, ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द सीरीज ऑन द राइट टू कंप्लीट द मिसिंग फिगर इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, यानी कि आपको इस बॉक्स को कंप्लीट करना है, इस बॉक्स में इन चारों में से कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, ये जो सीरीज को कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये डॉट को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में पहले डॉट यहाँ प्रेजेंट है, फिर वो इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ पर आ गया, शिफ्ट हो गया, यानी कि ये शिफ्ट होके इधर आ गया, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये सर्कल इधर आ गया। अब ये सर्कल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ, तो अब शिफ्ट कहाँ होकर, शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है। मानते हो ये बात? तो अब यहाँ पर सिर्फ यही दो सर्कल है, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सर्कल की बात कर ली। अब सर्कल के अलावा अगर आप दूसरी चीज देखोगे तो क्या आएगा, सर्कल के अलावा देखिए पहले ये बॉक्स कंप्लीट था, ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक साइड गायब होगा, फिर उसका ये वाला साइड गायब हुआ, तो यानी कि अब दोनों ही साइड जो है वो अपर और लोअर वाला दोनों ही साइड जा चुका है। तो अब किसकी बारी है, या तो वो यहाँ से गायब होगा या तो यहाँ से गायब होगा, यही बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से गायब कर देती हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा सेकेंड वाले के जैसे, क्योंकि उसका ये वाला पोर्शन गायब हो चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे ये वाला जो था ये तो गायब हो चुका था, तो फिर यहाँ पर ये कैसे आ गया, ये आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड आ गया। तो सेकंड ऑप्शन कहाँ है, फोर्थ वाले में, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया, राइट। सिंपल सा मिसिंग फिगर को आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है इस सीरीज में, ठीक है। देखिए अब आपको पता है कि सीरीज वाले क्वेश्चन भी कितने फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जब भी आपको सीरीज वाले क्वेश्चन आए ना तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ रहा है मतलब 2 से 4, 4 से 8 या फिर 10, 32 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तब आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे एडिशन, कि क्या कहीं उसमें कोई चीज ऐड तो नहीं हो रही है, और उसमें चेक करोगे आप मल्टीप्लीकेशन, कि किसी चीज का इनटू तो नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, नंबर्स आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि 32 से 10, 10 से 5, 5 से 1 इस तरीके से, तब आप चेक करोगे उसमें सब्सट्रैक्शन, कि क्या उसमें कोई चीज माइनस तो नहीं हो रही है, और डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो इस वाले फिगर में आप देखोगे तो आप क्या चेक करोगे कि यहाँ पे देखो 23, 30, 38, 47, 57, यानी कि ये नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या इसमें कोई चीज ऐड हो रही है, किसी चीज का एडिशन हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, क्या चीज है जो आप 23 में ऐड करो और 30 आ जाए उसका आंसर। तो अगर आप देखोगे तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी अगर आप +7 करते हो, 23 में +7 ऐड करते हो तो 30 आंसर आ जाता है। अब 30 में क्या ऐड करोगे कि 38 आ जाए, तो अगर आप +8 करते हो तो 38 आंसर आ जाएगा। अगर 38 में आप +9 करते हो तो आपका आंसर 47 आ जाएगा, और 47 में अगर आप +10 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपके नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, 7, 8, 9, 10। तो ऑफकोर्स अब अगर 57 में आप 11 का प्लस करोगे तो आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 57 + 11 किया तो कितना आ गया, 68। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हो जाएगा 68। सिंपल था, वेरी सिंपल है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं, ये आपकी रैंक को बहुत अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि डीबीटी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको ये इजी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्टिकल्स आर मूविंग बैक एंड फोर्थ, मतलब आना जाना, इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन अ 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब, यानी कि मान लीजिए ये एक 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। इस ट्यूब में 2 पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर ये वापस आ रहे हैं, यानी आना जाना इनका चल रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल बी, अब पार्टिकल बी जो है उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो पार्टिकल क्यू है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
और ये दोनों ही जो है मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। और इनका क्या है, कंसिडर दैट बोथ पार्टिकल P एंड Q स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। मतलब P और Q जो है सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम टाइम में मूव कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स विल P क्रॉस Q बाय द टाइम Q रीचेस एट द एंड ऑफ द ट्यूब। तो आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये दोनों सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जब तक कि Q यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के एंड तक कौन Q नहीं पहुंच जाता, यानी Q जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करेगा, और जब Q यहाँ पर आ जाएगा उस बीच में कितने बार P जो है Q को क्रॉस करेगा। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि देखिए P जो है, P का स्पीड ज्यादा है, तो अगर P का स्पीड ज्यादा है तो वो यहाँ पर जल्दी पहुंचेगा, और जल्दी पहुंचने के बाद वापस भी आना शुरू हो जाएगा, और Q अभी तक यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। तो जब तक वो यहाँ पहुंच रहा है, P जो है कितने बार Q को क्रॉस कर चुका होगा, यानी कितने बार वो रास्ते में Q से टकराएगा। सिंपली क्वेश्चन आपको ये पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स। तो आप क्वेश्चन समझ गए। चलो अब इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या समझना है कि देखिए P का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब वो 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यही बोल रहा है ना, पर सेकेंड का मतलब क्या है कि वो 1 सेकेंड में 5 मिनट का डिस्टेंस, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सॉरी, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट। और Q जो है वो 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये जो ट्यूब है वो कितना है, 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो क्या इस चीज से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं P की बात करूं, ठीक है, तो P की बात करते हैं, यहाँ पे हम P का निकाल लेते हैं। तो P का स्पीड दिया है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम करिए, तो P का जो स्पीड है वो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस आपको कितना है, 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग हो गया, और टाइम कितना है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो टाइम कितना निकल गया, 10/5, यानी कि 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड में P जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 2 सेकेंड में, यानी P जो है पूरे 2 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई P की बात। अब अगर मैं Q की बात करूं तो Q को देखिए क्या है, Q का अगर हम निकालते हैं तो Q का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो Q का स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, क्योंकि एक ही ट्यूब है, ठीक है, और अपॉन टाइम। तो T की वैल्यू आप निकालोगे तो T की वैल्यू 10/2 इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है, 5 सेकेंड। यानी कि Q को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में 5 सेकेंड्स का टाइम लग जाएगा, और जबकि Q को कितना है, सिर्फ 2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ये बात क्लियर हो रही है ना आपको। सिंपल सा आपको सिर्फ क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा टेंशन देना है। मैंने क्या बोला कि P को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड लगता है, ठीक है, किसको, P को। लेकिन Q को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो मान लीजिए कि P जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया, और 2 सेकेंड में वो यहाँ पहुंच गया, और फिर इसने वापस आना शुरू कर दिया। लेकिन Q को देखोगे आप तो Q जो है अभी भी ट्रेवल कर रहा है, Q यहाँ पर अभी भी ट्रेवल कर रहा है, और अभी तक वो यहाँ तक पहुंचा नहीं है, और उसके पहुंचने से पहले ही जो है P ने वापस आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो P ने वापस आना शुरू कर दिया, तो अभी क्या है कि यहाँ पर 2 सेकेंड लगा P को यहाँ तक जाने में, तो वापस आने में भी कितना लगेगा, 2 सेकेंड का ही टाइम लगेगा। तो यानी कि वो 2 सेकेंड में जा रहा है और 2 सेकेंड में वापस आ रहा है, यानी एक बार वो जाने और आने में 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और जबकि अगर आप देखोगे Q, तो Q को एक बार सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में ही 5 सेकेंड लग रहा है। तो यानी कि मान लीजिए कि ये 4 सेकेंड इसने यहाँ पे खत्म कर लिया, और यहाँ पे ये इधर कहीं 4 सेकेंड होगा जब Q जो है यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। और P जो है वापस आना शुरू कर दिया, अब P वापस से दोबारा से यहाँ पर आना शुरू कर देगा, और तब तक जो है 5 सेकेंड हो जाएंगे और Q यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो मतलब एक बार जो होगा P Q को क्रॉस करेगा, ठीक है। जब
क्यू अपना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल कर रहा होगा, उस टाइम पे पी जो है क्यू को एक बार क्रॉस करेगा, दूसरी बार क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, एक ही बार पूछा है कि क्यू जब एंड पे आ जाएगा ट्यूब के, तो कितने बार पी उसको क्रॉस कर सकता है, सिर्फ एक बार क्रॉस कर सकता है। तो आंसर इज 1। ठीक है, कितने बार क्रॉस कर सकता है, सिर्फ एक बार। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या बोलते हैं इस तरह के क्वेश्चन, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू द थ्री टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है कि ये पूछ क्या रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपके डिजिट्स हैं उनका सम किसके 3 टाइम्स इक्वल होता है। ठीक है, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये जो डिजिट है इसका सम क्या होगा, 1 + 5 कितना हो गया, 6। ठीक है, अब 6 × 3 कितना बोल रहा है, 3 टाइम्स, तो × 3 किया तो कितना आ गया, 6 × 3 18। ठीक है, तो ये जो 18 है ये 15 के इक्वल होना चाहिए था, पर ये नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पे देखिए, तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 = 3, 3 × 3 = 9, ये भी नहीं होगा। 24 को देखिए, तो यहाँ पे 2 + 4 आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 4 इज 6, 6 × 3 = अगेन 18, ये भी नहीं है। अब देखते हैं 24 को, तो यहाँ पे 2 प्लस सॉरी 27 का क्या होगा, 2 + 7 = 9, कितना होगा, 9 होगा, 7 8 9, और इंटू आप 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ गया। तो यानी ये वो नंबर है जिसका सम करने पर जब आप उसको 3 से इंटू करोगे 3 टाइम्स, तो वो अपना ही नंबर लेकर आ जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो देखा आपने कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड में, बस आपको तरीके से अप्रोच आना चाहिए, क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली समझना आना चाहिए, और उस क्वेश्चन को आप जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हो समझने के लिए उतना कर लो, क्योंकि अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो ये क्लियर हो जाता है कि आपको सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एप्टीट्यूड में पूछे गए थे, और ये सारे क्वेश्चन डीबीटी के ही PYQs है, राइट। अब इसी तरह का आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आप इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ मैं, वो आपके एग्जाम में यूजफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि इससे जो है मुझे समझ में आता है कि आपको किस तरह के कंटेंट की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आपके पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि यस, मैं इस डायरेक्शन में ही मूव करूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने पॉजिटिव फीडबैक जरूर शेयर करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।